हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो फ्रॉम वेब कोडिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केस स्टडी के बारे में। और आज की केस स्टडी होने वाली है गूगल के ऊपर। बेसिकली क्योंकि हम डेटा साइंस की बिग डेटा की केस स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं, सो आज की जो केस स्टडी है वो गूगल के ऊपर है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह गूगल ने बिग डेटा का यूज़ किया। सो फटाफट से कंटेंट्स देख लेते हैं। ओके, आज की इस वीडियो में हम ये सारे कंटेंट्स की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, अबाउट गूगल। गूगल क्या है, ऑल दो सबको पता है गूगल क्या है। स्टिल हम थोड़ा सा जर्नी देखेंगे गूगल की, किस तरह से गूगल ने मतलब गूगल ने क्या क्या किया, एक क्विक ओवरव्यू। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे क्या प्रॉब्लम है जो बिग डेटा हेल्प कर रहा है सॉल्व करने में। बेसिकली हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे कि क्या प्रॉब्लम थी जिसके लिए बिग डेटा की ज़रूरत पड़ी। ओके, फिर थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे, थर्ड सेक्शन में बेसिकली, कि बिग डेटा ने किस तरह से हेल्प करी, या बेसिकली हम किस तरह से बिग डेटा को यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, ओके, या प्रैक्टिस में। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे उन टेक्निकल डिटेल्स के बारे में। बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा थियोरेटिकल बात करने जा रहे होंगे केस स्टडीज़ में, शुरू के 2-3 पॉइंट में। बट फोर्थ पॉइंट में हम थोड़ी और टेक्निकल डिटेल्स देखेंगे, न्यूमेरिक और फैक्चुअल डेटा के साथ। फिफ्थ पॉइंट में हम चैलेंजेस की बात करेंगे, जिन चैलेंजेस को ओवरकम किया गूगल ने और किस तरह से किया वो सब डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली हमारा आज के डिस्कशन का की पॉइंट, कि बेसिकली इससे क्या हुआ, ये सब बिग डेटा एनालिसिस की वजह से क्या हुआ। ओके, सो दिस इज द वर्क फ्लो ऑफ द वीडियो। ये आज की वीडियो का वर्क फ्लो है, होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ओके, बिगिन विद इंट्रोडक्शन। ये कहना गलत नहीं होगा कि जो हमारा गूगल है, इसी ने हमें इंट्रोड्यूस कराया बिग डेटा के कंसेप्ट से। जैसे स्टार्टिंग में जब हमारे पास बिग डेटा था बहुत बड़ा, जब हमारे पास बहुत डेटा था, तो स्टार्टिंग में जो गूगल फाइल सिस्टम्स का कंसेप्ट था वो गूगल नहीं देता। जिसके बाद जैसे कंसेप्ट, तो हम ये कह सकते हैं कि गूगल ही मतलब बेसिकली गूगल ने ही हमें इंट्रोड्यूस कराया बिग डेटा और उसके एनालिसिस के बारे में। गूगल ने हमें बेनिफिट्स बताए। सो इंट्रोड्यूस्ड अस टू द बेनिफिट्स ऑफ एनालाइजिंग बिग डेटा। ओके, सो गूगल ने हमें इंट्रोड्यूस कराया कि बिग डेटा का एनालिसिस करने से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। हम बिजनेस में हेल्प ले सकते हैं बिग डेटा की। और हम जानते हैं कि जो गूगल है वो बेसिकली एक सर्च इंजन से स्टार्ट हुआ था। सो सर्च इंजन, राइट। सो गूगल जब सर्च करता है, गूगल के पास ना अपना खुद का एक आर्काइव है। गूगल के पास अपना खुद का एक आर्काइव है, ARCHIV, आर्काइव। इसके अंदर बहुत सारे वेब पेजेस का डेटा, बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है। ओके, सो यू नो इस आर्काइव का साइज कितना है? इट इज़ ऑलमोस्ट 100 पेटाबाइट्स, राइट। सो इस आर्काइव का जो साइज है वो करीब करीब 100 पेटाबाइट है। यानी अगर जीबीज में बात करें तो समथिंग अराउंड 100 मिलियन GB ऑफ डेटा, राइट। अब सोचो इतना बड़ा जो डेटा है, इतना बड़ा जो डेटा है वो गूगल प्रोसेस कैसे करता है। जब हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो हमने कुछ कीवर्ड कीवर्ड टाइप करे और इमिडिएटली हमें आंसर मिलता है, राइट। सो वो जो आंसर हमें इमिडिएटली मिल रहा है वो इतना फास्ट क्यों है, कैसे है? क्योंकि एक कंप्यूटर भी अगर एक सिंपल सर्च लगाता है तो उसमें भी टाइम लगेगा उसको सर्च करने में, 100 मिलियंस ऑफ जीबी ऑफ डेटा में सर्च करने में। ओके, तो ये भी हम बात करने वाले हैं आज। और जैसे हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, आर्काइव की बात कर ली, गूगल की हम डेवलपमेंट के बारे में थोड़ी बात करने वाले हैं। जैसे गूगल कैसे था? गूगल स्टार्ट हुआ था एक सर्च इंजन से, सर्च इंजन। देन जैसे जीमेल सर्विस है गूगल के पास, यूट्यूब है, मतलब एक सर्च इंजन प्लेटफॉर्म से एक ब्राउज़र बनना, ब्राउज़र, फिर जीमेल जैसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, यूट्यूब जैसे और मतलब कंसेप्ट लॉन्च करना। एंड इसके बाद इस टाइम ग्लोबली भी गूगल एडसेंस के थ्रू, गूगल एडसेंस के थ्रू काफ़ी लीड कर रहा है एडवर्टाइजमेंट मार्केट में भी। सो ये सब हो पाया है बिग डेटा की वजह से, राइट। सो आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा के बारे में, बेसिकली गूगल के परस्पेक्टिव से। ओके, सो व्हाट प्रॉब्लम इज बिग डेटा हेल्पिंग टू सॉल्व? ओके, सो जो प्रॉब्लम है बेसिकली आज की केस स्टडी में कोई बाहर की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो बिग डेटा सॉल्व कर रहा है। आज की इस प्रॉब्लम में जो एक्चुअल प्रॉब्लम, आज की जो इस केस स्टडी में जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो इट्सेल्फ बिग डेटा ही है। वो बिग डेटा खुद ही है। बिग डेटा इट्सेल्फ
इज द प्रॉब्लम, राइट। अब बिग डेटा प्रॉब्लम कैसे है कि गूगल एक सर्च इंजन है। अब इस सर्च इंजन को वर्क करने के लिए जैसे एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है और इसके पास बहुत सारा डेटा पड़ा है, राइट, बहुत सारी फाइल्स पड़ी हुई है। तो उन फाइल्स को जब सर्च करना होता है, उन फाइल में से डेटा निकालना होता है। अगर किसी यूज़र ने गूगल पर टाइप किया, कोई कुछ भी टाइप किया उसने, करने के उसे कुछ चाहिए, तो ये पूरी दुनिया में जो डेटा पड़ा है उसमें से वो कैसे डेटा को आपको लाके आपको देगा। ये जो डेटा है वो अलग अलग जगहों पे पड़ा हुआ है दुनिया में, अलग अलग सर्वर्स पर है। हो सकता है कोई सर्वर इंडिया में लोकेटेड है, कोई सर्वर यूएस में लोकेटेड है, कोई डेटा कहीं और सर्वर पे पड़ा हो, बट गूगल वो आपको कैसे ला के दे रहा है, राइट। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है इटसेल्फ। सो जो बेसिक प्रॉब्लम है वो कोई बाहर की प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम इटसेल्फ, बिग डेटा इटसेल्फ इज द प्रॉब्लम नाउ, कि इसको ऐसे मैनेज करें। ओके, और हम कोई आईपी एड्रेस भी तो नहीं देते। लेट्स से अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि जो जो नेट पे कंटेंट अवेलेबल है वो किसी ना किसी आईपी पे अवेलेबल है, हर रिसोर्स का एक आईपी एड्रेस होता है। सो अगर मैं साइट सर्च करता हूँ, लेट्स से मुझे डॉग इमेजेस चाहिए, तो मैंने सिर्फ डॉग इमेजेस लिखी, मैंने उसे आईपी एड्रेस तो नहीं दिया ना कि मुझे पर्टिकुलर इस लोकेशन पे जाके वहाँ से इमेजेस का डेटा ला के दो। तो आईपी एड्रेस वगैरह भी नहीं दिया मैंने। तो उसे सर्च करना कि किस लोकेशन पर कौन सा कंटेंट पड़ा हुआ है, वो अपने आप में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। ओके, बट इस ये टास्क इजी हो सकता है अगर हम इंडेक्सिंग का यूज़ करें, किसी तरह की इंडेक्सिंग। लेट्स से कुछ ऐसा, मतलब हमने एक इंडेक्स बना दिया और हमने इस इंडेक्स में मेंशन कर दिया कि ये वाला जो कीवर्ड है, इस कीवर्ड की जो नाम की चीज़ें हैं वो इसी साइट पे अवेलेबल है, इस कीवर्ड की चीज़ इसी साइट पे अवेलेबल है, ऐसा ऐसा करके हमने एक इंडेक्स मेंटेन कर दिया। बट इतने सारे डेटा के लिए, 100 मिलियंस ऑफ जीबीज ऑफ डेटा के लिए इंडेक्स मेंटेन करना भी, इट्स गोना टेक एटर्निटी ऑफ टाइम, होल एटर्निटी। सो ये कैसे पॉसिबल होगा, राइट। सो ये है हमारा प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। हमने बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया कि हमारा प्रॉब्लम क्या था जिसे हमें सॉल्व करना है। ओके, अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करने वाले हैं हम कि ये बिग डेटा को प्रैक्टिस में कैसे लाया गया ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। जैसे हमने अभी बात करी कि इतना सारा डेटा है, उसके अंदर से अगर हमें कोई कंटेंट लेना है तो वो बहुत मुश्किल है, और इवन इंडेक्सिंग मुश्किल है। हमने इंडेक्सिंग की बात करी, तो अगर ये इंडेक्सिंग, लेट्स हम बोलते हैं कि इंडेक्सिंग ह्यूमंस के लिए मुश्किल है, उसके बाद कंप्यूटर्स को दे दो। बट अगर कंप्यूटर से भी हम इंडेक्सिंग कराएंगे तो भी हमें बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक, टाइम, बहुत सारा टाइम लगने वाला है, टाइम प्लस प्लस लगने वाला है। ओके, सो एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि मान लेते हैं हमने कंप्यूटर से काम करवा लिया, लेट्स से हमने बोला कंप्यूटर को कि कंप्यूटर भाई ये काम कर दो इंडेक्सिंग करने का, लेकिन ये कंप्यूटर कैसे डिसाइड करेगा कि जो डेटा ये इंडेक्स करने वाला है, जो भी ये नेट से डेटा उठा के इंडेक्स करेगा वो सही है या नहीं। मतलब सही इन द सेंस कि कैसे वो पता करेगा कि वो एक गुड इंफॉर्मेशन है, गुड इंफॉर्मेशन है, या फिर वो हमारी एक बैड नॉइस है। नॉइस मतलब इरेलीवेंट डेटा ना, बेकार का डेटा जो किसी काम का नहीं। तो ये भी तो डिसाइड करना डिफिकल्ट है कंप्यूटर्स के लिए। ओके, ये हमारे चैलेंजेस थे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के, जिसका सॉल्यूशन गूगल ने निकाला अपनी एक एल्गोरिथम से, पेज रैंक, पेज रैंक एल्गोरिथम से। अच्छा, गूगल की ना ये एक हैबिट है, वो जितनी भी चीज़ें डेवलप कर रहा है सर, वो उसको दो वर्ड्स में डिवाइड करते हैं, जैसे पेज और रैंक, और दोनों का जो लेटर है फर्स्ट वो कैपिटल रखना। मतलब ये टाइप ऑफ फीलिंग आती है कि दोनों अलग अलग वर्ड है बट वो है सेम वर्ड। ओके, सो ये सिंगल वर्ड है पेज रैंक, पेज रैंक एल्गोरिथम। अब ये एल्गोरिथम क्या कहती है ना कि एक पेज है मेरा, उससे एसोसिएटेड जितने ज़्यादा पेज होंगे उस पेज की रैंक उतनी ज़्यादा होगी। मतलब लेट्स से मेरा पेज ए है और ये पेज से मल्टीपल पेजेस लिंक है, बी सी डी, तो जितने नंबर ऑफ पेजेस इससे लिंक्ड होंगे इसकी रैंक उतनी ज़्यादा होगी, इसकी रैंक। तो ये पेज रैंक का कंसेप्ट था गूगल का, पेज रैंक कंसेप्ट। ओके, अब इस पेज रैंक कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो गूगल इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गूगल के पास ना कुछ सॉफ्टवेयर रोबोट्स है, सॉफ्टवेयर। ओके, थोड़ा और बड़ा लिखते हैं, सॉफ्टवेयर रोबोट्स। अब सॉफ्टवेयर रोबोट्स क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर रोबोट कोई फिजिकल रोबोट नहीं होता हमारा, जैसे हमारे घरों में हम देखते हैं ना सफाई के लिए, अगर कोई घर में जैसे ये ऐसा रोबोट होता है सफाई के लिए कुछ हो, या फिर
जो हमसे बात करता है हमारे चैटबॉट, वो भी तो रोबोट ही है। तो ये कोई फिजिकल रोबोट नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर रोबोट है, मतलब फिजिकली अवेलेबल नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, एक तरह की सॉफ्टवेयर है, जिसे हम क्रॉलर्स भी बोलते हैं। क्रॉलर्स, क्रॉलर्स। अब ये क्रॉलर्स क्या करते हैं ना, ये क्रॉलर्स क्या करते हैं, ये जो पूरा नेट है, जो पूरा वेब है, वो एक तरह का नेट है। इसे हम वेब, वैसे इन क्रॉलर को वेब स्पाइडर भी बोलते हैं, वेब स्पाइडर्स। तो ये वेब स्पाइडर्स क्या करते हैं ना, ये पूरे नेटवर्क में, इंटरनेट में ट्रैवर्स करते रहते हैं, और जो डेटा, लेट्स से जो डेटा वहाँ पर अवेलेबल है, जो डेटा इनको मिल रहा है इन क्रॉलर्स को, ये क्या करते हैं, उस डेटा को वहाँ से उठाते हैं, उसकी कॉपी क्रिएट करते हैं, और गूगल के अपने आर्काइव में, गूगल का अपने खुद का एक आर्काइव है बड़ा सा, पूरा डेटाबेस है, उसके अंदर लाके स्टोर कर देते हैं। ओके, तो इससे एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि जो गूगल को अगर जो सर्चेस करने पड़ते थे या करने पड़ेंगे, वो अलग अलग सर्वर्स पे अवेलेबल होंगे, दुनिया में पूरे ग्लोबली अलग अलग सर्वर्स लोकेटेड है, वहाँ पर अवेलेबल होंगे। अब इससे वो नहीं करने पड़ेंगे। अब जिसका डेटा वो एक ही रूफ के अंदर पड़ा हुआ है, एक ही इसके आर्काइव के अंदर पड़ा हुआ है, वहीं से डेटा लेके रहो, वहीं से डेटा पुट करो, वहीं से डेटा लेके जाओ। तो एक तो डेटा फैचिंग का काम ईजी हो गया, सर्च करने का काम बेसिकली ईजी हो गया, ये सर्च करने के लिए पूरी दुनिया में नहीं घूमना पड़ेगा सर्च करने के लिए। इनफैक्ट जैसे ये जो क्रॉलर्स है, ये वेब में घूम रहे हैं, और इन्हें जैसे कुछ नया कंटेंट मिलता है कि हाँ भाई ये कंटेंट हमारे आर्काइव में नहीं पड़ा हुआ, ये उसे कॉपी कर लेते हैं, और साथ में ये उसकी इंडेक्सिंग भी मेंटेन करते हैं। गूगल के अपने डेटाबेस का एक इंडेक्स है, तो ये इंडेक्सिंग में अपडेट कर देते हैं कि भाई इस टाइप का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, इस टाइप का कंटेंट यहाँ पर अवेलेबल है, तो उसका इंडेक्स भी मेंटेन करते हैं। तो ये काम फिजिबल हो पाया इन सॉफ्टवेयर रोबोट्स यानी वेब क्राउलर्स की हेल्प से। ओके, तो अगले सेक्शन पे चलते हैं। हमने ऑलरेडी बात करी कि जो गूगल है, गूगल के पास गूगल के पास अराउंड 100 मिलियन ऑफ जीबी का डेटा अवेलेबल है, आर्काइव अवेलेबल है। ओके, इसमें से अगर हम वेब पेजेस की बात करें तो अराउंड 35 ट्रिलियन ऑफ वेब पेजेस अवेलेबल है। ओके, इतना बड़ा डेटा सेट गूगल के पास, इतना बड़ा डेटा जो है, डेटाबेस जो है गूगल के पास अवेलेबल है। फिर भी ये जो पूरा डेटा सेट है, इतना बड़ा, ये जो पूरा डेटा है, ये इंटरनेट पे, जो टोटल इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है, उसका सिर्फ 4% है। बाकी का जो डेटा है वो प्राइवेट है, जहाँ पर गूगल के बॉट्स नहीं जा सकते। हाउएवर गूगल जो है वो एक दिन में अराउंड 20 पेटाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन सर्व करता है। देख लो, 20 पेटाबाइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन पर डे, हर दिन इतना इतनी इंफॉर्मेशन सर्व कर रहा है। इस काम के लिए गूगल के पास ना अपने खुद के डेटाबेस, ओके, जो डेटाबेस मैनेजमेंट है, तो गूगल ने अपना खुद का एनालिसिस सिस्टम बना रखा है एनालिसिस करने का। तो जैसे बिग टेबल हो गया, बिग टेबल, तो यहाँ पे भी दो वर्ड यूज के नाम में, दोनों की स्टार्टिंग वर्ड कैपिटल है पर सिंगल वर्ड है। बिग टेबल हो गया, बिग क्वेरी, ओके, बिग क्वेरी। तो ये इनका खुद का फ्रेमवर्क है, जहाँ पर ये डेटाबेस मैनेज कर सकते हैं और एनालिसिस करते हैं, अपना एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ओके, सो इस तरह से ये टेक्निकल डिटेल्स है कि किस तरह से, मतलब कितना डेटा अवेलेबल है, कितने वेब पेजेस का काम करते हैं वो, और कितना प्रोसेस कर लेते हैं एक दिन में, उनका खुद का किस तरह से सिस्टम है, मतलब बेसिकली थोड़ी टेक्निकल नॉलेज उनके डेटाबेस वगैरह के बारे में, बिग डेटा और ये पेज क्वेरी जैसा यूज़ करते हैं वो। इनफैक्ट उनके पास एक मैपिंग स्ट्रेटेजी भी होती है। मैपिंग मैपिंग मतलब जब इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं, ओके, तो इंडेक्स क्रिएट करने के लिए जो टर्म्स है हमारे, उसे मैप करना पड़ेगा ना, कि जो हमारे फैक्ट है, ये वाला फैक्ट किससे मैप होगा, किससे मैप होगा, है ना। तो उस मैपिंग के लिए भी गूगल के पास एक टेक्नोलॉजी है जिससे बोलते हैं नॉलेज ग्राफ। ओके, सो इस सेक्शन के लिए यही है। मूव करते हैं अगले सेक्शन पे। ओके, सो चैलेंजेस। ओके, जब वो बिग डेटा पे वर्क कर रहे थे, कुछ चैलेंजेस आए होंगे जिन्हें उन्हें ओवरकम करना होगा, राइट। तो उन चैलेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। क्या क्या चैलेंजेस थे जो गूगल ने फेस किए इस इंडस्ट्री में, इस लेवल पर आने में। तो अगर हम सर्चेस की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में गूगल से पहले भी सर्चेस होते थे, ऐसा नहीं सर्चेस नहीं थे, सर्चेस होते थे, बट वो थोड़ा ना प्रोग्रामिंग टाइप का था। मतलब एक ऐसा आदमी जो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोग्रामिंग स्किल्स वाला है, प्रोग्रामिंग स्किल्स वाला, उसके लिए इजी था, प्रोग्रामिंग स्किल्स वाले के लिए इजी था ये सब करना। इजी नहीं कहूँगा, बट हाँ वो समझ सकता था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, किस तरह से उसे कीवर्ड्स टाइप करने हैं,
किस तरह से वो सर्च कर सकता है, मतलब एक प्रोग्रामिंग नॉलेज वाले लोग आदमी के लिए वो इजी काम था। बट नॉर्मल पीपल्स के लिए, जो कॉमन पीपल है, उस ये काम बहुत मुश्किल था कॉमन पीपल्स के लिए। मतलब ये आउट ऑफ बॉक्स काम था कि हो क्या रहा है। तो गूगल का जो एम था, जो गूगल का एम था, ओवरऑल एम, वो यही था कि लोगों के, जो कॉमन लोग हैं, उनके भी है, सभी के फिंगर टिप्स पर इंफॉर्मेशन को पहुंचा पाना। गूगल क्या है, बेसिकली सर्च इंजन। क्या कर रहा है, हमें इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है, हम जो कीवर्ड सर्च करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन ला के देता है। इसका एम, गूगल का जो एम था वो हमेशा से यही था कि जो इन्फॉर्मेशन है ना वो सभी के पास होनी चाहिए और सभी के फिंगर टिप्स पे अवेलेबल होनी चाहिए, राइट। ताकि सिर्फ ये जो प्रोग्रामिंग नॉलेज वाले लोग हैं सिर्फ ये यूज ना करें, सिर्फ ये हार्नेस ना करें, बाकी सबको मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। ओके, सो इसके लिए एक बार गूगल की टाइमलाइन देख लेते हैं किस तरह से उसने कैसे कैसे वर्क किया। जैसे ओके, शुरुआत करते हैं 2007 से। 2007 जब यूनिवर्सल सर्च आया, यूनिवर्सल सर्च यूनिवर्सल सर्च इन्होंने 2007 में इंट्रोड्यूस किया। उसका मतलब था कि आप जैसे पहले हम वेबसाइट से सर्च कर रहे हैं, तो सिर्फ वेबसाइट से सर्च नहीं हो रहा था। यूनिवर्सल सर्च का मतलब क्या था कि अब जो सर्च रिजल्ट आ रहे थे वो वेब, जो ग्लोबल वेब अवेलेबल है, ग्लोबल वेब, वहां से तो आ रहे थे, प्लस हिस्ट्री से, आर्काइव से, रिसर्च डेटा से, वेदर डेटा से, मतलब सबको आपस में लिंक कर दिया। अब जो रिजल्ट्स लोगों को मिल रहे थे वो सबसे कंबाइंड होकर मिल रहे थे। ओके, सो 2007 में ये ब्रेक थ्रू आया। उसके बाद 2012 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नॉलेज ग्राफ। नॉलेज ग्राफ, अब नॉलेज ग्राफ क्या था? नॉलेज ग्राफ वो टेक्नोलॉजी थी, जैसे अभी हम थोड़े पहले बात करें। नॉलेज ग्राफ क्या था? फैक्ट्स के बारे में था कि जो फैक्ट्स है, जैसे कोई पर्टिकुलर कीवर्ड है तो ये कीवर्ड किस किस तरह के सर्च रिजल्ट्स में आ सकता है, इसको मैपिंग करने की एक स्ट्रेटेजी बनाई इन्होंने नॉलेज ग्राफ नाम की। एक पूरा ग्राफ स्ट्रक्चर मेंटेन किया ताकि जो कीवर्ड्स है, जो कीवर्ड यूजर टाइप कर रहा है, उससे रिलेटेड जो सर्चेज है वो उसे बहुत फास्ट मिल सके, बहुत जल्दी मिल सके, राइट। सो इन्होंने नॉलेज ग्राफ इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद हमारा 2014 का टाइम, जब इन्होंने नॉलेज ग्राफ के साथ नॉलेज डीजीई वॉल्ट इंट्रोड्यूस किया। अब नॉलेज वॉल्ट क्या था? ओके, नॉलेज ग्राफ में बस स्पेलिंग करेक्ट कर देता हूँ। नॉलेज, ओके, सो जो नॉलेज वॉल्ट है, नॉलेज वॉल्ट क्या था? नॉलेज ग्राफ का ही एक अपग्रेडेड वर्जन था। नॉलेज ग्राफ में क्या था, मैपिंग कर रहे थे हम कि मतलब जो कीवर्ड्स है वो किस तरह से फैक्ट से मैप होंगे। ओके, नॉलेज वर्ड्स क्या थे? ये नॉलेज ग्राफ वाली चीज थी, बस इसमें एमएल और जुड़ गई थी, मशीन लर्निंग, यानी इसमें मशीन लर्निंग मॉडल्स डिप्लॉय करते थे। बेसिकली जो जिसे हम रिकमेंडेशन के लिए यूज करते हैं कि किसी पर्सन को क्या स्पेसिफिक रिजल्ट दिखने चाहिए, राइट। तो वो सब उस तरह की चीजें जोड़ देना, लोगों की हिस्ट्री के बेस पर उनके प्रेफरेंसेस डिसाइड कर पाना कि ये ज़्यादातर इस तरह के कंटेंट देखता है तो उसे ये वाला कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। या अगर कोई उसकी लोकेशन है कि पर्टिकुलर इस लोकेशन के बारे में सर्च कर रहा है तो, या फिर इसने अभी कोई पर्टिकुलर लोकेशन शिफ्ट करी है, लेट्स से कोई पर्सन गूगल पर सर्च करता है कि मुझे नियर बाय होटल्स दिखाओ, तो उसकी लोकेशन देगा, ऑब्वियस है कि वो अभी किस लोकेशन पे है, तभी तो उसके नियर बाय चीज़ें देख पाएंगे हम। या फिर यूजर ने तो नहीं बोला ना कि मुझे ये बताओ, या अगर यूजर टाइप करता है सिंपल होटल्स, तो वो उसे उसके नियर बाय होटल्स ही दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो करंट लोकेशन उसके आसपास दिखाना चाहिए। ये काम, ये जो डिसीजन है इस तरह के, ये एमएल मॉडल्स ले रहे हैं, राइट। तो किस तरह की चीज़ें उन्हें मिलनी चाहिए, किस तरह का प्रेफरेंस यूजर को मिलना चाहिए, ये सब काम एमएल मॉडल से हुआ। तो नॉलेज वॉल्ट का इंट्रोडक्शन भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था गूगल की टाइमलाइन में। ओके, सो ये हमने देखा चैलेंजेस के बारे में। तो ये एक ऑलमोस्ट हमारी केस स्टडी खत्म हो गई कि हमने देखा गूगल ने किस तरह से बिग डेटा का यूज़ किया, किस तरह उससे डील करा, क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, उस बिग डेटा के साथ डील कर पाना प्रॉब्लम थी। किस तरह से गूगल ने उस डेटा के साथ डील किया और किस तरह से उसने ये टेक्नोलॉजीज वगैरह का यूज़ किया, आइडियाज़ लगाए कि इस तरह की टेक्नोलॉजी आ सकती है। अब बात कर लेते हैं उन की पॉइंट्स के बारे में जो हमने इस डिस्कशन में देखे। बेसिकली इससे हमें क्या इंसाइट्स मिली या इस डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? ओके, तो इस डिस्कशन में हमने बात करी थी स्टार्टिंग में ही
प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में, क्या प्रॉब्लम से सॉल्व करनी थी कंपनी को, और फिर किस तरह से बिग डेटा का उन्होंने यूज़ किया। और एक बार इसके रिजल्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, क्या रिजल्ट इसने डेवलप करे, राइट। तो सबसे पहला जो रिजल्ट है वो तो ये था कि जो गूगल है वो एक अनडिस्प्यूटेड अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया सर्च की दुनिया का, सर्च इंजन की दुनिया का। ऑल दो अभी भी गूगल के जो कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक बिंग एंड याहू, और मुझे भी नाम नहीं पता इनफैक्ट, ये सब एग्जिस्ट करते हैं अभी। इवन रिसेंटली इन्होंने थोड़ी इनकी जो वर्थ है वो बढ़नी शुरू हुई है, इनकी एग्जिस्टेंस शुरू हो गई है। करंट डेटा से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 89% जो दुनिया है वो गूगल यूज़ करती है, बाकी बचे हुए 11% लोग ये सारे सर्च यूज़ करते हैं। सो इतना बड़ा मतलब एक मार्केट एक्वायर कर रखा गूगल ने सर्चेस के मामले में, तो ये अनडिस्प्यूटेड किंग बन गया, सबको पता है गूगल, बच्चे बच्चे जानते हैं गूगल का नाम, राइट। दूसरी बात इसकी मोनेटाइजेशन के बारे में। मोनेटाइजेशन किस तरह से, मोनेटाइजेशन कैसे करता है गूगल, जैसे इसके पास हमारा डेटा है। बेसिकली जब हम सर्च कर रहे हैं तो गूगल क्या करता है, उस डेटा को, हमारे सर्च रिजल्ट्स को, सर्च प्रेफरेंसेस को, हमारे सर्च पैटर्न्स को स्टोर कर लेता है अपने डेटाबेस में। ओके, तो इसने हमारा डेटा कलेक्ट किया। अब हमारे डेटा के हिसाब से ये पैटर्न्स डिजाइन कर सकता है कि हाँ भाई ये पर्सन ज़्यादातर, जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा शूज़ का सर्च करो तो आपके पास शूज़ के प्रेफरेंस आने शुरू हो जाएंगे कंपनी से, अमेजोन से शूज़ का आने लगेगा कि आप ये शूज़ खरीदो, फ्लिपकार्ट पे शूज़ खरीदो। तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि गूगल ने क्या किया, ये डेटा लिया, डेटा स्टोर किया कि ये सारा जो ये पर्टिकुलर पर्सन है ये इस तरह की चीज़ सर्च कर रहा है, और ये डेटा उसने उस कंपनी को दे दिया, बेच दिया, ऐसा मिला। ओके, सो मोनेटाइज करा सर्च, जो गूगल सर्च इंजन है वो अपने आप को मोनेटाइज, मतलब अपने आप को मोनेटाइज भी करेंगे गूगल वाले। हमारे डेटा का हेल्प, हमारे डेटा की हेल्प लेंगे, हमें फ्री में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें फ्री में सर्विस प्रोवाइड करने के बदले में उन्हें क्या मिल रहा है, हमारा डेटा, हमारे डेटा के बदले में उन्हें पैसे मिल रहे हैं। और क्या है, जैसे गूगल एडसेंस, गूगल एडसेंस, तो ऑनलाइन की दुनिया में लीड में ये कह सकते हैं कि जो गूगल एडसेंस है वो लीड कर रही है एडवर्टाइजमेंट की मार्केट में। सो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी गूगल को पैसा मिल रहा है। ये सब पॉसिबल हो पाया डेटा की वजह से, एक्चुअली बिग डेटा की वजह से। क्यों, क्योंकि गूगल ने ये रिजॉल्व कर लिया कि इस बिग डेटा के साथ डील कैसे करना है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस डिस्कशन। आज के डिस्कशन में इतना ही। हमने गूगल की ऊपर केस स्टडी देखी कि गूगल किस तरह से गूगल ने बिग डेटा का यूज़ किया और किस तरह से अपने आप को एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट तक लेकर आया। ओके, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियोस में। हैव अ गुड डे।